मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो क्वेश्चन राइजेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नो क्वेश्चन राइजेस प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद यूज़ करना होगा आपको अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट हिम। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो दिया, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो दिया। खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू प्ले, नो क्वेश्चन राइजेस टू प्ले। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं हो, नो क्वेश्चन राइजेस टू इनवाइट हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू इनवाइट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। चाय ठंडी हो गई है, अंधेरा हो गया है, पानी गर्म हो गया है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज़ यूज़ होता है। इसके बाद गॉट और गॉट के बाद एडजेक्टिव। ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाय ठंडी हो गई है यानी चाय पहले गर्म थी, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो गई है। टी हैज़ गॉट कूल, टी हैज़ गॉट कूल। टी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ यूज हुआ है, कूल ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंधेरा हो गया है, इट हैज़ गॉट डार्क, इट हैज़ गॉट डार्क, डार्क ये भी एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पानी गर्म हो गया है यानी पानी पहले ठंडा थी अब गर्म हो गया है। वाटर हैज़ गॉट हॉट, वाटर हैज़ गॉट हॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मोटी हो गई है, वो मोटी हो गई है। शी हैज़ गॉट फिट, शी हैज़ गॉट फिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बदतमीज़ हो गए हो, तुम बदतमीज़ हो गए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। न चाहती हुई भी वो ये काम कर रहा है, न चाहती हुई भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, न चाहती हुई भी वो खाना बना रही है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं न चाहती हुई भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनविलिंगली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अनविलिंगली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनविलिंगली ये वही का वही रहेगा, विच मीन न चाहती हुई भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। न चाहती हुई भी वो ये काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली,
He is doing this work unwillingly. نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہاں جانا پڑا. I had to go there unwillingly. I had to go there unwillingly. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانا بنا رہی ہے. She is cooking food unwillingly. تھوڑا کم سویا کرو, تھوڑا کم کھیلا کرو, تھوڑا کم کھایا کرو. اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا کم. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں a little less. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس a little less. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تھوڑا کم سویا کرو, sleep a little less. sleep a little less. تھوڑا کم کھیلا کرو, play a little less. play a little less. تھوڑا کم کھایا کرو, تھوڑا کم کھایا کرو. eat a little less. eat a little less. بالکل ہم اس فارمولے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. تھوڑا کم بولا کرو, تھوڑا کم بولا کرو. speak a little less. speak a little less. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تھوڑا کم وہاں جایا کرو, تھوڑا کم وہاں جایا کرو. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا مت مانو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث مت کرو. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلاتا ہے, تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, یعنی ہر سینٹینس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں over small thing. over small things mean چھوٹی چھوٹی باتوں پر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. let me explain. sentence plus over small things. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا مت مانو. Don't feel bad over small things. Don't feel bad over small things. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث مت کرو. Don't argue over small things. Don't argue over small things. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلاتا ہے. He shouts over small things. He shouts over small things. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ مت کرنا. Don't angry over small things. Don't angry over small things. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ مت کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ مت کرو. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. بس یہی بچا تھا خریدنے کو, بس یہی بچا تھا پکانے کو, بس یہی بچا تھا دیکھنے کو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بس یہی بچا تھا, یعنی بس یہی باقی تھا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں only that was left. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. only that was left پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بس یہی بچا تھا خریدنے کو, یعنی بس یہی باقی تھا خریدنے کو. only that was left to buy. only that was left to buy. buy یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے which mean خریدنا. نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بس یہی بچا تھا پکانے کو, یعنی بس یہی باقی تھا پکانے کو. only that was left to cook. only that was left to cook. cook
ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन पकाना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था देखने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बस यही बचा था बताने को, यानी बस यही बाकी था बताने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन बताना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बचा था सुनने को, बस यही बचा था सुनने को। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है, इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुमसे मिलना उसके लिए ज़रूरी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है यानी अहम है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू। इट्स, ये इट्स का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी वहाँ जाना मेरे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया। इट्स इम्पोर्टेंट टू मीन ज़रूरी है, अहम है। गो ये V1 है जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन जाना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है यानी इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश, इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। लर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन सीखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमसे बात करना उसके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक टू यू, इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक टू यू। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, टॉक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, पैसा कमाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी पैसा कमाना मेरे लिए बहुत अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी। अर्न ये V1 है जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन कमाना, मनी मीन पैसे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में यानी दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस इनवर्डली। इसके बाद मेन वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग, ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। हिम ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग, शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो, और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम
बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मन ही मन में पढ़ रहा है, यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है, वो अंदर ही अंदर पढ़ रहा है। ही इज इनवर्डली स्टडी, ही इज इनवर्डली स्टडी। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो जो मेल यानी मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ सब्जेक्ट नाउन। व्हाट इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? स्पीकर को थर्ड पर्सन कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था, वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था, यानी वो दिल ही दिल में तुम्हें गाली दे रहा था, वो अंदर ही अंदर तुम्हें गाली दे रहा था। ही वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग यू, ही वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो मन ही मन में कुछ बोल रहा था, वो मन ही मन में कुछ बोल रहा था, असल में ये तुम्हारी गलती है, असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में, यानी हकीकत में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा, विच मीन असल में या हकीकत में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में ये तुम्हारी गलती है, इन रियलिटी इट्स योर मिस्टेक, इन रियलिटी इट्स योर मिस्टेक। असल में वो यहाँ आना चाहता था, यानी हकीकत में वो यहाँ आना चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर, इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ, इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी, इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। असल में उसे कुछ पता नहीं, असल में उसे कुछ पता नहीं। इन रियलिटी ही नोज नथिंग, इन रियलिटी ही नोज नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में वो कुछ बताना चाहता है, असल में वो कुछ बताना चाहता है। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं, क्यों ना हम पैदल चले जाएं। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे इज़ वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे इज़ वेल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले, वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ, वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। आई मे इज़ वेल गो अलोन, आई मे इज़ वेल गो अलोन। क्यों ना हम पैदल चले जाइए, वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट, वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्यों ना हम अभी निकल जाए, क्यों ना हम अभी निकल जाइए। वी मे इज़ वेल लीव नो, वी मे इज़ वेल लीव नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्यों ना हम आराम कर ले, क्यों ना हम आराम कर ले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। किसी को बताओगे तो नहीं ना, मना तो नहीं करोगे ना,
جاؤ گے تو نہیں نا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ویل نوٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس کاما پلس ویل پلس سبجیکٹ، اور اگر لکھنا ہو تو کوسچن مارک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کسی کو بتاؤ گے تو نہیں نا، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں نا، یو ول ناٹ ٹیل اینی ون ول یو، یو ول ناٹ ٹیل اینی ون ول یو، منع تو نہیں کرو گے نا، یو ول ناٹ ڈینائی ول یو، یو ول ناٹ ڈینائی ول یو، جاؤ گے تو نہیں نا، یو ول ناٹ گو ول یو۔ تم لاجواب ہو، اس کی سوچ لاجواب ہے، تمہارے چلنے کا انداز لاجواب ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لاجواب، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آؤٹ آف دس ورلڈ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹینس پلس آؤٹ آف دس ورلڈ، سینٹینس یہ سچویشن یا ٹینس کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ آؤٹ آف دس ورلڈ یہ وہی کہ وہی رہے گا، وچ مین لاجواب۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تم لاجواب ہو، تم لاجواب ہو، یو آر آؤٹ آف دس ورلڈ، یو آر آؤٹ آف دس ورلڈ، اس کی سوچ لاجواب ہے۔ ہر تھنگ از آؤٹ آف دس ورلڈ، ہر تھنگ از آؤٹ آف دس ورلڈ، تمہارے چلنے کا انداز لاجواب ہے۔ دا اسٹائل آف یور واکنگ از آؤٹ آف دس ورلڈ، اس گھر پر میرا حق ہے، اس گاڑی پر تمہارا حق ہے، اس موبائل پر اس کا حق ہے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیو یا ہیز۔ ہیو یہ آئی ہوئی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، پلس رائٹ آن پلس آبجیکٹ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس گھر پر میرا حق ہے، آئی ہیو رائٹ آن دس ہاؤس، آئی ہیو رائٹ آن دس ہاؤس، اس گاڑی پر تمہارا حق ہے، یو ہیو رائٹ آن دس بائک، یو ہیو رائٹ آن دس بائک، اس موبائل پر اس کا حق ہے، اس موبائل پر اس کا حق ہے، ہی ہیز رائٹ آن دس موبائل، ہی ہیز رائٹ آن دس موبائل۔ بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں، that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، one more example for better understanding۔ میرا تم پر حق ہے، I have right on you، I have right on you، اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس کار پر ہمارا حق ہے، اس کار پر ہمارا حق ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ Thanks man۔